नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 22 मई 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये वीडियो में दो बड़े न्यूज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके पश्चात इम्पॉर्टेंट पीटी फैक्ट भी है आपके लिए और कुछ और न्यूज़ होंगे इम्पॉर्टेंट, इसलिए अंत तक देखा कीजिए वीडियो को जब भी देखते हैं तो, ताकि आप किसी भी टॉपिक को डिटेल में कवर कर सकें। दरअसल बात यह है किसी 6 मंथ का जो फेज है ना, जिसमें आप मुख्य रूप से 3 से 4 महीने पीटी की तैयारी करते हैं और 2 महीने आप पीटी मेंस दोनों की तैयारी करते हैं। इसी में से सबसे ज़्यादा करंट अफेयर दोनों एग्जाम में पूछा जाता है, पीटी में और मेंस में तो 100% करंट अफेयर 6 महीने के पिछले बैकग्राउंड से रहते हैं। तो इसको अगर आप वन लाइनर फैक्ट में केवल कवर करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। इसीलिए मेरे वीडियो लंबे हो जाते हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन का, क्योंकि मैं केवल पॉइंट में नहीं बताता हूँ, आपको एक्सप्लेन करके डिटेल में समझाता हूँ। ओके, तो इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा। कल देखिए हेडलाइन क्या है अपने यहाँ, तो हेडलाइन है कि कल राजकीय शोक घोषित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उनके मृत्यु के पश्चात एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था। और इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ है जिसमें यूरोपियन यूनियन का एक सिस्टम है, कोपरनिकस मैनेजमेंट सिस्टम करके है, उसको हम लोग समझेंगे कि उस सिस्टम ने किस प्रकार से मदद की हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद उसको ट्रैक करने में, और डिटेल में उसके बारे में इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज़ आया है, तो उसको हम लोग समझेंगे। उसके अलावा तो पॉलिटिकल न्यूज़ है बहुत सारे। एक इसमें और न्यूज़ है, कल सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाला गया था कि धारा 370 पर, आर्टिकल 370 पर जो आपने फैसला सुनाया था उसको रिव्यू कीजिए। क्या उसमें आपसे कोई भूल हो गई क्या, इस चीज़ को लेकर पिटीशन डाला गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने बिल्कुल सोच समझ कर हमने फैसला सुनाया। दिसंबर 2023 में इस चीज़ पर फैसला सुनाया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। 2019 5 अगस्त को भारत की संसद के द्वारा धारा 370 के कुछ प्रावधान जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्रदान करते थे उनको रद्द कर दिया गया था, उनको शून्य घोषित कर दिया गया था। कब किया गया था? तो 2019 में 5 अगस्त, याद ही होगा आपको। उसके पश्चात से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसका रिव्यू कब किया गया है? उसी समय रिव्यू पिटीशन डाला गया था, लेकिन 2023 ईस्वी में उसका रिव्यू किया गया और ये पाया गया कि ये पूर्ण रूप से संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करके किया गया, इसमें कुछ भी गैर संवैधानिक चीज़ें शामिल नहीं हैं। इसलिए धारा 370 के निरस्त करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वैध करार दिया था अपनी न्यायिक समीक्षा के तहत में। उसी को लेकर पिटीशन डाला गया था कि कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमने बिल्कुल सही फैसला सुनाया था और उसमें कोई गलती या एरर की संभावना थी नहीं। तो ये आपके लिए एक न्यूज़ था हेडलाइन में। और अगर मुझसे पूछे पर्सनली तो धारा 370 हटने के पश्चात से ये चीज़ तय है, किसी मूवी या प्रोपेगेंडा का आधार पर नहीं कह रहा हूँ, जो इकोनॉमिक डेटा वहाँ से निकल कर आ रहे हैं, जो पोलिंग का परसेंटेज वहाँ से बाहर आ रहा है जम्मू कश्मीर से, उसके आधार पर ये तो ज़रूर बताया जा सकता है कि स्थिति जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा सुधरी है। वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी, पर्यटन के मामले में पिछले 40-45 सालों में इतना पर्यटक कभी नहीं पहुँचे जम्मू कश्मीर जितने अभी जा रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी शानदार कभी नहीं इससे पहले हुई। निवेश आ रहे हैं, शिक्षा का माहौल बन रहा है, डेवलपमेंट का एक माहौल कम से कम बना है। कुछ दिक्कतें अभी भी हैं, दिक्कतें यूं दूर नहीं हो सकती छड़ी घुमा के, वो चरणबद्ध तरीके से एक क्रम लगता है, समय लगता है, उसके पश्चात दूर होंगी। तो बिल्कुल सही कदम था इसको निरस्त करना। चलते हैं, देखते हैं आज के आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। आर्टिकल नहीं है, इससे पहले भी मैंने उस चीज़ पर चर्चा की थी, लेकिन उस दिन पीटी फैक्ट के तौर पर मैंने पढ़ाया था। आज मैं वही टॉपिक आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा, जिससे अगर वो आपसे पूछा जाता है तो आप आंसर राइटिंग उस पर कर सकें। उसके पश्चात एक रिपोर्ट को कवर करेंगे, वन्य जीव अपराध कंट्रोल करके एक रिपोर्ट आया है, उसको हम लोग कवर करेंगे। उसके पश्चात अगले न्यूज़ पर चलेंगे। ओके, साथ में अगर आपको 71 बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हों और आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए या डेली रूटीन से तैयारी करने के लिए जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, जिसमें एनसीईआरटी, GS1, GS2 इन सभी के आंसर राइटिंग किए जाएंगे। सप्ताह में एक निबंध भी आपको दिया जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपको जुड़ना हो तो ये जुड़िएगा। ये 1 ईयर का प्रोग्राम है, इसमें मंथली नहीं है, इसमें आप 2 मंथ
3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर का प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। इसमें पर्टिकुलरली आपको इन सभी चीज़ों पर आंसर राइटिंग करवाई जाएगी। रेगुलर अगर लिखेंगे तो आप रेगुलर पढ़ेंगे, क्योंकि लिखने के लिए पढ़ना पड़ता है, और रेगुलर पढ़ेंगे तो उसी से तैयारी पूरी होती है। तो अगर आपको जुड़ना हो तो आप बताइएगा मुझे। व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों हैं, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपकी इच्छा हो मैसेज कीजिएगा। चलिए देखते हैं, आर्टिकल को कवर करते हैं। ये इससे पहले मैंने द हिंदू में इसको डिटेल में समझाया था एक दिन, लेकिन उस दिन पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने गूगल कंपनी के द्वारा जो बनाए गए, गूगल और डीप माइंड के द्वारा बनाए गए एआई के टूल हैं जो फार्मेसी उद्योग में बड़े काम में आते हैं, जो दवाओं के निर्माण में बड़े काम के उपकरण बनाए गए हैं, उसके बारे में मैंने पीटी फैक्ट के तौर पर आपको उन उपकरणों के नाम बता दिए थे। लेकिन दरअसल में आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को तैयार करना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी ने GS2 पेपर में या GS1 में पूछा था, मैं भूल गया, GS1 या GS2 पेपर में एक सवाल पूछा बड़ा ही शानदार सा कि एआई का भारत के विधायी प्रक्रिया में किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। भारत के विधायी प्रक्रिया में जो विधायिका है भारत सरकार का, जैसे संसद हो गया भारत सरकार का, राज्य सरकार का कौन सा हो गया, तो आपका विधान परिषद हो गया राज्य सरकार का, उसमें एआई का उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। क्या शानदार सवाल पूछा था, आप पढ़ के तो जा ही नहीं सकते हैं, आपको सोचकर वहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार के सवाल जो हैं वो और भी आपसे पूछे जा सकते हैं, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली आप इन पॉइंट को रेफरेंस के तौर पर उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए एआई से संबंधित चीज़ें या मॉडर्न टेक्नोलॉजी से संबंधित चीज़ें आपसे पूछा जाता है, तो वहाँ पर आप इसका उपयोग करेंगे लिखने में भी, और अगर पीटी में पूछा जाता है तो फैक्ट के तौर पर आप इसको उपयोग कर सकते हैं। यही क्या है कि औषधि विकास एक बहुत ही महत्वपूर्ण और महंगी प्रक्रिया है। इसको थोड़ा सा सस्ता और सुगम बनाने के लिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए एआई का एक टूल डेवलप किया गया। गूगल कंपनी डीप माइंड व अमेरिका के वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने द्वारा क्रमशः 2 एआई आधारित भविष्यवाणी उपकरण अल्फा फोल्ड व रोज TTF फोल्ड के विकास ने कंप्यूटेशन दवा विकास के क्षेत्र में एक बड़ी वैज्ञानिक सफलता हासिल की है। ये सब इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई है। मोरल इसका ये था कि गूगल कंपनी की एक डीप माइंड है, शाखा है, उसके साथ साथ वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी है, इन सभी ने मिलकर एआई आधारित 2 टूल डेवलप किए। जो 2 टूल हैं ये क्या करते हैं, ये दवा निर्माण में मदद करते हैं वैज्ञानिकों की। इनको प्रयोगशाला में उपयोग किया जा सकता है। जिस काम में पहले महीनों लगते थे, उस काम में एआई की मदद से कुछ घंटों में संपन्न किया जा सकता है। इसी को लेकर ये 2 टूल डेवलप किए गए हैं। औषधि विकास की प्रक्रिया क्या होती है? सबसे पहला जो प्रक्रिया का मतलब चरण, मतलब कौन से स्टेप होते हैं। जैसे मान लीजिए आप आंसर राइटिंग का स्टेप क्या होता है, पहले आप इंट्रो लिखते हैं, उसके पश्चात आप मेन बॉडी लिखते हैं, फिर आप लिखते हैं कंक्लूजन। यही तो होता है चरण आंसर राइटिंग। उसी प्रकार से दवा विकास का भी चरण होता है। पहला होता है लक्ष्य की पहचान करना, उनका सत्यापन करना। दूसरा होता है खोज चरण होता है। तीसरा होता है पूर्व नैदानिक चरण, फिर होता है नैदानिक चरण। इन सभी को हम लोग स्टेप वाइज में समझते हैं। लक्ष्यों की पहचान करना, औषधि विकास की यात्रा जैविक लक्ष्य की पहचान सत्यापन से शुरू होती है कि भाई किस प्रोटीन को टारगेट करना है या किस जीन को टारगेट करना है, किस चीज को सही करना है। लक्ष्य आमतौर पर एक जीन या प्रोटीन होता है जिससे दवा जुड़कर अपना उपचारात्मक प्रभाव प्रदर्शित करती है। जिसको हम टारगेट करते हैं वो दरअसल में कोई प्रोटीन या जीन होता है शरीर में, जिसके द्वारा हम किसी पर्टिकुलर चीज का उपचार करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ओके। खोज चरण में छोटे अणुओं के विशाल भंडार से सबसे उपयुक्त दवा समीकरण को खोजने के लिए लक्ष्य प्रोटीन अनुक्रम का विश्लेषण किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं कि भाई हमारे पास इतने असंख्य तरीके के प्रोटीन और अणुओं का संयोजन है, इसमें से कौन सा संयोजन जो है वो क्या बैठेगा, वो इस प्रोटीन के लिए सबसे सटीक साबित होगा। सोचिए कितना डिफिकल्ट काम है ये। उतने सारे कॉम्बिनेशन में से पर्टिकुलर प्रोटीन या जीन के लिए कौन सा जो संयोजन है वो सबसे सटीक साबित होगा, इसकी खोज करते हैं हम दूसरे चरण में। तीसरा है पूर्व नैदानिक चरण। यह संभावित दवाओं को उनकी सुरक्षा प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए इन विट्रो प्रयोगशाला में और इन विवो जीवित जानवरों में परीक्षण किया जाता है। इस परीक्षण के द्वारा हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो हमने प्रोटीन के लिए अणुओं का संयोजन खोजा है, जो हमने संयोजन दवाओं जो दवा हमने बनाया है वो सही होगा या नहीं बैठेगा, इसकी हम लोग जाँच पड़ताल करते हैं। नैदानिक चरण, यदि पूर्व नैदानिक परीक्षण सफल होते हैं तो दवा नैदानिक चरण में प्रवेश करती है, जिससे मानव रोगियों में इसकी सुरक्षा प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षण शामिल होता है। नैदानिक परीक्षणों को आमतौर पर कई चरणों में विभाजित किया जाए। जैसे आपने सुना था कि कोविड वैक्सीन का परीक्षण किया जा रहा है अलग अलग जगहों पर, पहले बंदर पर किया गया, फिर इंसानों पर 3-3, 4-4 चरण के वैक्सीन का
क्या किया गया, तो ट्रायल किया गया, देखा गया कि ये सही है कि नहीं है। ये क्या है, स्टेप हैं किसी दवा निर्माण में। अब इसमें एआई किस प्रकार से मदद कर सकती है। एक और है अगला, नियामक अनुमोदन और बाजार के बाद निगरानी। यदि नैदानिक परीक्षण सफल होते हैं तो उसके बाद दवा निर्माता नियामक एजेंसी जैसे एफडीए से दवा को बाजार में लाने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन करते हैं। अनुमोदन प्राप्त करने के बाद दवाओं की निगरानी जारी रहती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सुरक्षित व प्रभावी हैं कि नहीं। जब मार्केट में कोई दवा आ भी जाती तो भी बीच बीच में उसकी निगरानी की जाती है कि क्या ये सही तरीके से काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि जब टेस्टिंग की जाती है तो उसका सैंपल साइज अक्सर छोटा होता है। ओके, अगला देखिए क्या है कि पारंपरिक औषधि विकास चुनौतियाँ क्या क्या है। पारंपरिक दवा की खोज उच्च विफलता दर वो पर्याप्त लागत से भरी होती है। जो हमारा अभी चल रहा है ट्रेडिशनल जो हम दवा निर्माण की प्रक्रिया को अपनाते हैं, एक तो उसमें लागत बहुत ज़्यादा होती है जिसके कारण से दवाएं महंगी बिकती हैं। दूसरा क्या होता है, समय बहुत ज़्यादा लगता है, विफलता का जो रिस्क होता है ना हद से ज़्यादा होता है। बहुत कम मात्रा में ऐसे प्रयास सफल हो पाते हैं। दवा विकास पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का क्या प्रभाव पड़ सकता है। लक्ष्य खोज में तेजी लाना कि हमें किस प्रोटीन या जीन को टारगेट करना है, जो स्टेप 1 था हमारा, उसकी खोज में तेजी लाना सबसे पहला इसका काम हो गया। जिससे क्या होगा, देखिए यहाँ पर लिखा हो, जिससे आवश्यक समय को प्रभावी रूप से कम किया जा सके और भविष्यवाणियों की सटीकता बढ़ाई जा सके। कृत्रिम बुद्धिमत्ता कई प्रारंभिक प्रयोगशाला प्रयोगों की आवश्यकता से बचने के द्वारा भी लागत में पर्याप्त कमी कर सकती है। मतलब जो अलग अलग चरणों पर आप प्रयोगशालाओं को, रिसर्चर्स को, अलग अलग चीज़ों को उपयोग करते उन सबको हटा देगा। ये खुद ही से खोज कर आपको बता देगा कि किस प्रोटीन को टारगेट करना है, किस जीन को टारगेट करना है। ओके, क्लियर हो रहा है। देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया इन्होंने, बेनेवोलेट एआई एक अग्रणी कृत्रिम बुद्धिमत्ता दवा खोज कंपनी ने 6000 से अधिक मानव प्रोटीन का विश्लेषण करके एएलएस एमियोट्रोफी लेटरल स्क्लेरोसिस के लिए एक संभावित उपचार की खोज के अपने मंच का उपयोग किया था। मतलब अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग किया था। एक कंपनी ने एआई के द्वारा बहुत सारे कॉम्बिनेशन में से सटीक दवा खोजने के लिए उपयोग किया और वो सही भी साबित हुआ। ओके, उदाहरण भी हमारे पास इसका। अब इसी प्रकार से 2 उपकरण हैं जो बनाए गए हैं डीप माइंड के द्वारा और ऑक्सफोर्ड नहीं, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के द्वारा। अल्फा फोल्ड और रोसेटा फोल्ड क्रांतिकारी एआई उपकरण हैं। कंप्यूटेशन दवा विकास है। कंप्यूटेशन का मतलब होता है कंप्यूट करना, मतलब कि बहुत सारे इनपुट दिए गए हैं, उसमें से जो सबसे सटीक चीज़ होगी उसको पहचानना। इसी से कंप्यूटर शब्द का जन्म हुआ है। दरअसल बहुत सारे बड़े मात्रा में चीज़ों में से एक किसी चीज़ का सिंपल सा कनेक्शन करना, उसी को कहा जाता है। सामान्य भाषा में कंप्यूटेशन का तात्पर्य वही होता है। ओके, 2 एआई आधारित उपकरण अल्फा फोल्ड व रोसेटा फोल्ड ने महत्वपूर्ण प्रगति को चिन्हित किया है। ये उपकरण उच्च सटीकता के साथ प्रोटीन की त्रिआयामी संरचनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए गहन न्यूरल नेटवर्क का लाभ उठाते हैं। ये न्यूरल नेटवर्क जो आर्टिफिशियल है बनाया गया, उसके द्वारा ये क्या करते हैं, 3 डायमेंशन में पहचान करते हैं प्रोटीन की और उसके द्वारा हमें बताते हैं किस प्रोटीन को टारगेट करना है। पहला तो यही हो गया। अल्फा फोल्ड 3 इसी का उन्नत संस्करण है। ये रोसेटा फोल्ड ऑल एटम, इन उपकरणों के नए संस्करण अल्फा फोल्ड 3 और रोसेटा फोल्ड ऑल एटम उन्नत क्षमताएं प्रदान करते हैं। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत ये संस्करण न केवल स्थिर प्रोटीन संरचना वो प्रोटीन अंतर क्रियाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं, बल्कि प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, छोटे अणुओं, आयनों की किसी भी संयोजन से जुड़ी संरचनाओं और अंतः क्रियाओं की भी भविष्यवाणी कर सकते हैं। इसीलिए ये जो अल्फा फोल्ड 3 है, इसको अल्फा फोल्ड के पहले संस्करण से ज़्यादा उन्नत माना जाता है। इसके और भी संस्करण आएंगे क्योंकि इस संस्करण अभी भी कुछ खामियां विद्यमान है। वे दवा लक्ष्य अंतः क्रियाओं के लिए भविष्यवाणी सटीकता में उल्लेखनीय सुधार कर सकते हैं। संरचनात्मक परिसरों की भविष्यवाणी के लिए जेनेटिक विसरण आधारित आर्किटेक्चर का उपयोग करते हैं। मतलब कहने का ये है कि ये जो 3 मॉडल है अल्फा फोल्ड का, ये दूसरे मॉडल से ज़्यादा सटीक बैठता है। ज़्यादा अच्छी चीज़ों से सटीकता के साथ में दवा के लिए टारगेट को डिसाइड कर सकते हैं। सबसे मूल काम तो हमारा वही था। अब इनकी क्या है भाई, प्रदर्शन किस प्रकार का रहा है इनका। लक्ष्य व छोटे अणुओं दवाओं के बीच 400 अंतःक्रियाओं को शामिल करने वाले परीक्षणों में अल्फा फोल्ड 3 ने 76% सटीकता प्रदर्शित की है। अब इसी को लेकर कंसर्न भी जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि जब इंसान कोई दवा की खोज करता है तो लगभग में उनकी सटीकता जो होती है वो 90% से ज़्यादा होती है, तभी जाके उनका उपयोग किया जाता है। कोविड वैक्सीन, बहुत कम वैक्सीन ऐसे बने जिनकी सटीकता 80% से ज़्यादा हो, क्योंकि बहुत जल्दी बनाए गए थे ये।
इसीलिए ये जो टूल है अभी भी ये 80% को पार नहीं कर पाए हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। जबकि रोसेटा फोल्ड ऑल एटम ने 40% सटीकता दर प्रदर्शित की है। सटीकता की बाधाएं हैं, ये उपकरण अंतःक्रियाओं की भविष्यवाणी करने में 80% तक सटीकता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्रोटीन आरएनए अंतःक्रिया भविष्यवाणी की उनकी सटीकता काफ़ी कम है। आरएनए प्रक्रिया से जुड़े हुए जो प्रोटीन होते हैं उनके बारे में जब हमने इस एआई से राय मांगा तो वहाँ पर इनकी सटीकता जो है अभी भी कमज़ोर है। इनको सुधार कैसे किया जा सकता है? तो पहले इंसान इन एआई को सही तरीके से बनाएगा, उसके पश्चात सुधार किया जा सकता है। सीमित दायरा एआई उपकरण मुख्य रूप से लक्ष्य खोज और दवा लक्ष्य अंतःक्रिया चरणों में सहायता करते हैं। पूरी दवा विकास प्रक्रिया में अभी भी पूर्व नैदानिक और नैदानिक चरणों की आवश्यकता होती है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि एआई उत्पन्न अणु इन चरणों में सफल होंगे। क्या कहना चाह रहा है? इसका मतलब ये है कि जो बंदरों पर और इंसानों पर हम परीक्षण करते हैं वो तो एआई के द्वारा भी खोजे गए दवा का हमें परीक्षण करना ही पड़ेगा, उससे तो हम बच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो एआई नहीं करेगा। एआई के ऊपर तो आप टेस्ट नहीं करोगे इन चीज़ों को। एआई ने भी मान लीजिए कोई दवा निर्माण में हमारी मदद कर दी तो उसका पहले जानवरों पर टेस्टिंग फिर इंसानों पर टेस्टिंग तो हम करेंगे ही करेंगे। तो पूर्व नैदानिक चरण और नैदानिक चरण जो है वो तो होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर अभी भी बाधा उत्पन्न है, लेकिन फिर भी इसको आशाजनक क्यों माना जा रहा है? नेचर बायोटेक्नोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि एआई संचालित वर्चुअल स्क्रीनिंग पारंपरिक तरीकों की तुलना में 30% अधिक सफलता दर के साथ प्रभावी दवा की पहचान कर सकते हैं और एआई समर्थित क्लिनिकल ट्रायल डिजाइन परीक्षण लागत को 80% तक कम कर सकता है। इसलिए इसको अपनाने के लिए पूरी दुनिया में एक शुरू किया जा रहा है कि भाई सभी लोग अपनाएं ताकि दवाएं जो हैं वो अच्छे से बन सकें। अगला है, इसमें कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जैसे इनकी जो भविष्यवाणी है या इनकी जो पहचान है या इनका जो कैलकुलेशन है वो गलत भी हो सकता है। रियल वर्ल्ड की तुलना में वर्चुअल वर्ल्ड में हो सकता है कि हमने इनपुट डालने में कोई मिस्टेक कर दिया, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। सीमित पहुंच है, क्योंकि इनको चलाने के लिए काफ़ी बड़े स्तर की चीज़ें हमें चाहिए, इसलिए सीमित पहुंच है। अल्फा फोल्ड के पिछले संस्करण के विपरीत डीप माइंड अल्फा फोल्ड 3 के लिए कोई कोड जारी नहीं किया है। यह स्वतंत्र सत्यापन व्यापक उपयोग प्रोटीन छोटे अणु अंतःक्रियाओं का अध्ययन को सीमित करता है, इसलिए भी इसकी बाधा माना जा रहा है कि भाई इतना आसान नहीं है इस टूल को सभी तक पहुँचाना। कंप्यूटेशन औषधि विकास में भारत की स्थिति क्या है? भारत के विकास की स्थिति अभी सही नहीं है। भारत के पास में जो चिप चाहिए, जिस प्रकार का जीपीयू चाहिए, तो वो सब चीज़ें अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जिसके कारण से हम इसका उपयोग नहीं कर पा रहे थे। ये था आपका आज का टॉपिक सबसे बड़ा, जिसके द्वारा आपको मैंने ये समझाया है कि एआई का दवा निर्माण में किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट वाइज जो मैंने आपको समझाया है, इन पॉइंट को कृपया करके ध्यान में रखें, क्योंकि एग्जाम में ये लॉन्ग फॉर्मेट में शॉर्ट फॉर्मेट में पूछे जाने की संभावना बनती है। साइंस एंड टेक में अब इसी प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, पीटी में ही पूछ लिया जाएगा। आपके पीटी एग्जामिनेशन में भी साइंस एंड टेक काफ़ी बड़ा हिस्सा है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है कि आईसीसी का नाम आपने सुना होगा। कौन? आईसीसी क्रिकेट वाला? क्या? नहीं, वो नहीं। दरअसल में इसमें बात हो रही किसका? तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात हो रही है। जिसने क्या किया? जिसने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर और हमास के 3 लीडर, इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। अरेस्ट वारंट जारी किया है कि इनको तत्काल रूप से अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने वॉर क्राइम को कंडक्ट करवाया है। वॉर क्राइम किया है दोनों पक्षों ने, हमास ने और इजराइल ने, दोनों ने वॉर क्राइम कंडक्ट किया। इसलिए आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इनको बोला है कि इनको अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन क्या हो सकता है? उसका फैसला कुछ मायने ही नहीं रखता। कौन? इजराइल के प्रधानमंत्री कोई अरेस्ट करेगा क्या? आपको लगता है ऐसा कुछ? ये फैसला दिया है। इसमें 2 चीज़ें सामने आ रही हैं, दोनों पक्ष का जो कहना है। एक का कहना है, जैसे हमास का कहना है कि हम जो यहाँ पर हैं वो विक्टिम हैं। इजराइल का कहना है कि हम हैं विक्टिम। इजराइल ने बोला है कि विक्टिम और जो जिसने इस कंडक्ट को किया है, उन दोनों को आईसीसी ने साथ में रख दिया है। हमास का भी यही कहना है। एक मुद्दा है जहां पर हमास और इजराइल बिल्कुल एक ज़बान में बात कर रहे हैं, वो आईसीसी के मामले में बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के नेताओं को उसने बोला है कि अरेस्ट वारंट जारी किया है, बोला है कि इनको गिरफ्तार करना चाहिए क्योंकि उन्होंने वॉर क्राइम कंडक्ट करवाए हैं। वॉर क्राइम क्या होता है? दुनिया भर में युद्ध को लेकर भी कुछ कॉमन सिद्धांतों का पालन किया जाता है, जैसे कि आप इस तरह के वेपन नहीं यूज कर सकते जो मास डिस्ट्रक्शन के लिए हो। आप बच्चों को, सिविलियंस को टारगेट नहीं कर सकते, सिविलियन को टारगेट नहीं किया जाता है।
आप उनको टारगेट नहीं कर सकते हैं। आप भूखमरी को, पानी की कमी को, प्राकृतिक संसाधनों के खाने पीने की कमी को वॉर में हथियार के तौर पर उपयोग नहीं कर सकते हैं। हॉस्पिटल पर बमबारी नहीं कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको वॉर क्राइम माना जाता है। उसका उल्लंघन किया गया है भर भर के दोनों पक्षों के द्वारा। हमास और इजराइल के वॉर में अभी भी चल ही रहा है। अब तो रफाह शहर पर अटैक शुरू किया है इजराइल ने। अभी ख़त्म नहीं होने वाला है ये चीज़ काफ़ी लंबा खींचेगा। उसके पश्चात आईसीसी में काफ़ी दिनों से ये मुकदमा जारी है, वहाँ पर उसने फैसला सुनाया है। इससे पहले 2022 ईस्वी में जब रूस ने अटैक किया था यूक्रेन पर, तो उस समय आईसीसी ने व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ में अरेस्ट वारंट जारी किया था, उनको अरेस्ट करना चाहिए। तो आईसीसी में जो देश शामिल हैं वहाँ पर अगर व्लादिमीर पुतिन जी जाते हैं तो हो सकता है अरेस्ट की संभावना बने, या इजराइल के प्रधानमंत्री जाते हैं तो अरेस्ट की संभावना बने। लेकिन कौन अरेस्ट करेगा, कौन इन पर हाथ डाल कर दुश्मनी मोल लेगा, आप ही मुझे बताइए। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। रिपोर्ट है एक वन्य जीवों के संरक्षण से जुड़ा हुआ, उसको हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि इस प्रकार के जो बड़े रिपोर्ट होते हैं ये डायरेक्टली मेंस में आपसे पूछा जा सकता है। देखिए क्या हुआ ये रिपोर्ट, क्या नाम है इस रिपोर्ट का। इसका नाम है विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2024। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं पेड में, जिसमें केवल पीडीएफ का भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब से भी आप 299 में ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब को आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो मैं आपको ऐड कर दूंगा, अपना नाम सहित आप बता देंगे तो। टेलीग्राम का लिंक तो हर वीडियो के नीचे में रहता है, तो ज्वाइन करने के बाद आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको ऐड कर दूंगा। क्या है, ड्रग व अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC। अब इसको ध्यान में रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र का एक ऑफिस है, कार्यालय है। हाल ही में विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024, यूपीएससी का और किसी भी एग्जाम का, स्टेट पीसीएस का, इस तरह के टॉपिक पीटी के लिए सर्वमान्य फेवरेट टॉपिक होते हैं। झट से इनसे सवाल पीटी में पूछा जा सकता है, इसलिए इस तरह के रिपोर्ट को थोड़ा सा गौर से तैयार किया कीजिए। ये सभी टॉपिक ऐसा देखिए, दरअसल होता क्या है ना, पीटी एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस का कोई ओर छोर है नहीं, वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। बहुत स्वतंत्रता होती है आयोग को पीटी के मामले में। तो आपका ये बनता है, सबसे सही स्ट्रेटजी रहता है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं न्यूज़पेपर में, उन सभी चीज़ों को जीएस से जोड़ कर, करंट से जोड़ कर अच्छे से पढ़ लें, ताकि कुछ भी पूछे तो हम वहाँ पर कम से कम 3 में से 2 स्टेटमेंट तो हमें आते हों, है ना। इसमें वर्ष 2015 से 2021 तक अवैध वन्यजीव व्यापार का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। कब से कब तक के लिए किया गया है, 2015 से 2021 तक का 6-7 वर्षों का इसमें रिपोर्ट दिया गया है। ड्रग और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के बारे में जरा देखते हैं। देखिए क्या है इस कार्यालय के बारे में। इसी तरह का एक सवाल पूछा गया था, बीपीएससी में ही पूछा है, यूपीएससी में, मीगा के बारे में। ये किसकी संस्था है, ये वर्ल्ड बैंक से जुड़ी संस्था है, IBRD से जुड़ी संस्था है ये। इसके बारे में सवाल पूछा गया था। ये विकासशील देशों को काफ़ी भारी मात्रा में मदद करता है इस संस्था। वर्ल्ड बैंक के समूह जो है उसमें अलग अलग संस्थाएं हैं, उसी में आप वर्ल्ड संस्थाएं पढ़ेंगे ना आप, वैश्विक संस्था इकोनॉमिक्स में चैप्टर है इंपॉर्टेंट, उसको ज़रूर पढ़िएगा। उसमें से पीटी में सवाल पूछे जाते हैं, वहाँ पर इसकी चर्चा मिलेगी। इसके बारे में पीटी एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। बड़ा ही अननोन सा आपको लगता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये। उसी प्रकार से UNODC जो है ये अननोन सा आपको लग रहा है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना दवा नियंत्रण अपराध निवारण कार्यालय, ऑफिस फॉर ड्रग कंट्रोल एंड क्राइम प्रिवेंशन के रूप में 1997 में की गई। 2002 में इसका नाम बदलकर यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर ड्रग एंड क्राइम कर दिया गया, अर्थात ड्रग व अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय इसका कर दिया गया। कब किया गया, तो 2002 ईस्वी में इसका नाम बदल दिया गया। यह संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नियंत्रण कार्यक्रम व वियना में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय का अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय प्रभाग को मिलाकर ड्रग नियंत्रण और अपराध रोकथाम कार्यालय के रूप में काम करता है। वियना में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्या है इसमें, रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या। अब इसने जो रिपोर्ट जारी किया है उसमें मुख्य पॉइंट क्या है, जंतु और पादप उत्पादों की तस्करी, गैंडे की सींग, अवैध पशु व्यापार में इसकी हिस्सेदारी सबसे अधिक है, 29% है। गैंडे की सींग के लिए सबसे ज़्यादा उसकी मौत होती है। इसके बाद पेंगोलिन के स्कल और हाथी दांत 15% हिस्सा है। गैंडा जंतु और देवदार पादप 2015 से 2021 के बीच में वैश्विक रूप से अवैध वन्यजीव व्यापार के चलते सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। वन्यजीव के अलावा पादप के बारे में भी ये रिपोर्ट जो है वो चर्चा करता है। यही स्टेटमेंट बनाकर आपसे पूछा जा सकता है। अवैध रूप से व्यापार की जाने वाली अन्य जंतु प्रजातियों में ईल है, 5% से होता है। मगरमच्छ और वो अलग अलग जानवर है जिनकी अवैध रूप से व्यापार की जाती है। अवैध रूप से व्यापार किए जाने वाले प्रमुख पौधों में देवदार और मोहोगनी जो हैं ये प्रमुख रूप से हैं, अवैध रूप से इनका व्यापार किया था। मोहोगनी किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं,
उष्णकटिबंधीय वन, सदाबहार वन, शीतोष्णकटिबंधीय, टुंड्रा प्रदेश। मोहगनी किसमें पाया जाता है? उष्णकटिबंध में पाया जाता है, पतझड़ वाले में, या सदाबहार वाले में पाया जाता है? कृपया करके बताएं। देखिए क्या है, होली ट्री की लकड़ियों व गुआकाम जैसे अन्य सैम्पीडेल्स मिलाकर 47% की भागीदारी के साथ सबसे बड़ी बाजार हिस्सेदारी का निर्माण करते हैं पौधों में। इसके बाद 35% हिस्सेदारी शीशम का है, 13% अगरवुड व अन्य माइल्टोसिस की रही है। ये जो अलग अलग पेड़ पौधे हैं, इनसे जुड़ी हुई चीज़ों का भारी मात्रा में तस्करी किया है, जिनमें सबसे प्रमुख रूप से देवदार और मोहगनी की लकड़ियाँ हैं। आपको पता ही होगा कि ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं देवदार की लकड़ियाँ। अगला कौन सा है, तो इसमें बताया गया है अलग अलग चीज़ों के बारे में कि कौन किन चीज़ों का किया जाता है अवैध रूप से। कोरल का सबसे ज़्यादा परसेंटेज आपको दिखेगा। व्यापार वस्तुएं प्रवाल के टुकड़ों सबसे अधिक पाए गए हैं। 15-16 के दौरान सभी जब्ती में से 16% इसमें शामिल थे। जीवित नमूने 15%, जबकि पशु उत्पादों से बनी दवाओं की बरामदगी 10% के आसपास हुई है। दुनिया भर के लिए वॉर क्राइम जो कंडक्ट किए जाते हैं पादप और पशुओं के व्यापार जुड़े, उस पर एक डिटेल में आपको रिपोर्ट मिलता है। स्रोत राष्ट्रों में जाने के लिए अस्थि प्रसंस्करण। रिपोर्ट के अनुसार अस्थियों का प्रसंस्करण गंतव्य देश सुदूर पूर्व में होता है, लेकिन अब उन महाद्वीपों अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया से भी अस्थियों का प्रसंस्करण संभव है जिनके नजदीक इसका उत्पादन होता है। यह चिंताजनक है क्योंकि प्रसंस्करण के बाद इनकी तस्करी करना आसान होगा, जैसा कि अस्थियों को पेस्ट के रूप में संसाधित करना। यह स्पष्ट नहीं होगा कि इनका इरादा निर्यात, स्थानीय उपयोग है, ये दोनों के लिए होता है। जो हड्डियां होती हैं उनकी बात कर रहे हैं ये। रिपोर्ट में बाघ की अस्थियों के स्थान पर शेर व जैगुआर की अस्थियों को रखने के बारे में चिंता व्यक्त की गई है, जिन्हें पारंपरिक चीनी चिकित्सा में अत्यधिक महत्व दिया जाता है। जो पारंपरिक चीनी चिकित्सा पद्धति है उसमें पशुओं के अस्थियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे सोवा रिगपा का आपने नाम सुना है, जो हिमालय में कंडक्ट करवाया जाता है, हिमालय में इसको प्रैक्टिस किया जाता है। सोवा रिगपा में लेह लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक जाएंगे तो उसमें सोवा रिगपा। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में कौन सा है, तो आयुर्वेद है। ये पारंपरिक पद्धतियाँ हैं। हिमालय में सोवा रिगपा है। चीन में चीनी तरीका है एक, जिसमें पशुओं की हड्डी वगैरह का भरपूर मात्रा में उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए भारी मात्रा में इनका शिकार किया जाता है। एसडीजी लक्ष्य संख्या 15.7 से ऑफ ट्रैक। वर्ष 2024 में यूएनओडीसी ने एसडीजी लक्ष्य 15.7 पर प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक नया संकेतक पेश किया, जिसका उद्देश्य था अवैध वन्यजीव तस्करी को रोकना। अवैध वन्यजीव तस्करी को रोकना क्या एसडीजी में शामिल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में शामिल है? बिल्कुल शामिल है। अवैध वन्यजीवों के तस्करी को रोकना क्या इसमें शामिल है एसडीजी में? एसडीजी का लक्ष्य 15.4 में इसको शामिल किया गया है। 15.4 में इसको शामिल किया गया, 15.7 में शामिल किया गया है। 15.7 में लक्ष्य संख्या में क्या रखा गया है, तो अवैध वन्यजीव तस्करी को रोकना। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए। बढ़ते अवैध व्यापार से पता चलता है कि वन्यजीव व्यापार कानूनी अवैध की तुलना में अवैध वन्यजीव व्यापार का अनुपात 2017 से बढ़ रहा है। कोविड-19 महामारी के दौरान समस्या और भी बदतर हो गई। वन्यजीवों की जब्ती वैश्विक व्यापार के 1.4 से 1.9% के उच्चतर स्तर तक पहुंच गई थी। कोविड के दौरान ये चीज़ और भी ज़्यादा देखी गई है, और जिस प्रकार का ट्रेंड है उसके हिसाब से ये पता चलता है कि भाई 2030 तक जो हमने एसडीजी का लक्ष्य रखा हुआ है 15.7 को प्राप्त करने के लिए, उस पर तो हम बिल्कुल भी नहीं पहुँच सकते, उस लक्ष्य को हम बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये भी हमें पता चलता है। इसके पीछे निहित कारण क्या हो सकते हैं, तो जरा कारणों को देखिए क्या है। संगठित वाणिज्यिक अवैध स्रोत होता है। संगठित अपराध समूह दूर से संचालित होकर हाथी और बाघ का अवैध शिकार इन सब चीजों को करते हैं और उसके बाद पैसा कमाने के लिए मुख्य रूप से करते हैं। इनके साथ देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अक्सर अन्य आपराधिक उद्यमों के साथ सत्ता संबंध, भ्रष्टाचार, अवैध अग्नियास्त्रों, धन शोधन के अवसरों का उपयोग करते हैं और इन सभी चीज़ों के लिए इससे उत्पन्न धन का उपयोग किया जाता है। पॉलिटिशियन भी इसमें शामिल होते हैं। एक पोचर वेब सीरीज आई थी कुछ दिन पहले ही, उसको आप देख सकते हैं अगर आपको समझना हो तो। संपूर्ण व्यापार श्रृंखला में निर्यात, आयात, दलाली, भंडारण, जीवित नमूनों का प्रजनन, प्रोसेसर के साथ इंटरफेसिंग जैसी महत्वपूर्ण भूमिकाओं का संगठित अपराध स्पष्ट है कि भाई इन सभी चीज़ों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अनुपूरक आजीविका व अवसरवादिता, हालांकि कुछ तस्करी के पीछे बड़े आपराधिक समूह हो सकते हैं, वहीं कई गरीब लोग भी केवल अपना गुजारा करने का प्रयास करते हैं। जो छोटे छोटे लोग होते हैं जो वन के आसपास में रहते हैं, उनके लिए वन ही सब कुछ होता है, तो कई बार वो भी तस्करी करते हैं, पैसे के लिए लोभ में आकर वन्य जीवों का नुकसान पहुंचा देते हैं। कभी कभी अवैध शिकार इसलिए होता है क्योंकि लोग अपनी फसलों या पशुओं को जंगली जानवरों से बचाने के बेताब रहते हैं, इसलिए भी शिकार किया जाता है। काला बाजार नई मांग उत्पन्न करता है और मांग के कारण ही ये चीज़ होता है। सोचिए अगर कोई जानवर की हड्डियों को बहुत बड़ी मात्रा में पैसा देकर खरीदना ना चाहे तो कौन अपनी जान जोखिम पर डालकर उसको जाएगा निकालने। अगर हाथी दांत की मांग ना हो तो हाथियों का शिकार क्यों होगा?
तो डिमांड ज़्यादा है इसीलिए इस चीज़ पर होता है। तो हमें किस पर आपको रोक लगाना चाहिए, डिमांड पर या सप्लाई पर? डिमांड अगर हम काट देंगे तो सप्लाई अपने आप भी कम हो जाएगा, लेकिन अगर केवल हम सप्लाई को काटेंगे तो डिमांड जो है वो उतना ही रहेगा, तो और महंगे बिकेंगे ये सब चीज़ें, है ना। भ्रष्टाचार एक बड़ा इसमें कारण माना जाता है। अवैध शिकार के सांस्कृतिक जरे भी हैं, जहाँ पर कई सारे लोग, खासतौर से अफ्रीका के इलाकों में, देखिए इन्होंने लिखा है कि मध्य अफ्रीका गणराज्य में चिंको रिजर्व की परिधि में शोध से पता चला है कि कुछ लोग हाथियों के शिकार को अपनी सांस्कृतिक पहचान के रूप में मानते हैं, जो बहादुरी और पुरुषार्थ का प्रतीक है या पीढ़ियों से चली आ रही है, इसलिए भी अवैध शिकार किया जाता है। ये कुछ कारण मैंने आपको बताए, कुछ आपको डेटा दिया किस प्रकार से होता है, किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है, उस संस्था का निर्माण कब किया गया था, तो उसका नाम कब परिवर्तित किया गया, सारा कुछ मैंने आपको बताया है। यहीं से सवाल पूछ लेगा तो फिर आप बोलोगे कि बहुत कठिन सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला देखिए क्या है, देखिए क्या है कि ईयू का, यूरोपियन यूनियन का कोपरनिकस इमरजेंसी सर्विस, CES, इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा, कॉल्ड इन टू लोकेट रईसी चॉपर। देखिए दरअसल में EU का एक सर्विस है जिसका नाम है कोपरनिकस इमरजेंसी सर्विस। ये काम करता है किन चीज़ों में, तो इसी तरह के जब दुर्घटनाएं होती हैं तो उसके बाद ये काम करता है। दरअसल में उन्होंने, EU ने उस दुर्घटना के पश्चात से ही ट्रैक करना शुरू कर दिया था कि भाई क्या हुआ इसके साथ में और किस प्रकार से काम करता है। अब उसको ज़रा देखते हैं। ये अलग अलग चीज़ों, इनपुट को, सैटेलाइट से लेकर, सैटेलाइट इसमें शामिल होते हैं, वेदर रिपोर्ट शामिल होते हैं, लोकल इन्फॉर्मेशन शामिल होता है, उसके आधार पर ये अपना जो लोकेट करते हैं चीज़ों को और मैनेज करते हैं इस तरह की चीज़ों को। देखिए अगला क्या लिखा है इन्होंने, जो सैटेलाइट है इस प्रकार का, उसको क्या कहा गया है यहाँ पर देखिए कि अर्थ एंड इट्स एनवायरनमेंट बाय कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम ए सेट ऑफ सैटेलाइट नोन एज सेंटिनल्स। सेंटिनल नाम का सेट ऑफ सैटेलाइट यूज किया जाता है यूरोपियन यूनियन के द्वारा, जिसका उपयोग करके इस तरह के स्थितियों में ट्रैक किया जाता है। आपसे छोटे छोटे पीटी फैक्ट हैं जो आपसे पूछ सकता है कि EU का कोपरनिकस इमरजेंसी सर्विस जो है हाल के दिनों में चर्चा में रहा है। क्या है ये? तो एक प्रकार का इमरजेंसी सर्विस है जो इस तरह के सिचुएशन में, जहाँ पर कोई आपदा हो जाती है और उस तरह के सिचुएशन में चीज़ों को ट्रैक करने के लिए, लोकेशन ट्रैक करने के लिए इसका उपयोग सामान्य तौर पर किया जाता है। या आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए या हेलीकॉप्टर से जुड़े हुए या इस तरह की घटनाओं से जुड़ी हुई चीज़ों में आप इसका केस स्टडी के तौर पर भी आपदा प्रबंधन में एक एग्जाम्पल के तौर पर बता सकते हैं कि हम यूरोपियन यूनियन जैसा इस सर्विस का निर्माण अपने देश में भी कर सकते हैं। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, इसी में क्या है, इसी में ये बताया गया है कि ये कॉमर्शियल और गवर्नमेंट दोनों तरीके के सैटेलाइट का उपयोग करते हैं। उसके अलावा वेदर रिपोर्ट और भी बहुत सारे डेटा इनपुट के आधार पर ये पता लगाते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी इनमें इनकी भागीदार होती है, वो भी मदद करती है। इसको दरअसल में 1998 में लॉन्च किया गया था कोपरनिकस को, और प्रोग्राम को ग्लोबल मॉनिटरिंग फॉर एनवायरनमेंट सिक्योरिटी, GMES, इसको लॉन्च किया गया था। तब उसका नाम रखा गया था ग्लोबल मॉनिटरिंग फॉर एनवायरनमेंट सिक्योरिटी। ग्लोबल मॉनिटरिंग फॉर एनवायरनमेंट सिक्योरिटी इसको शुरुआत में नाम दिया गया था कोपरनिकस प्रोग्राम को, और उसके बाद से करंटली ये इम्प्लीमेंट किया जाता है किसके द्वारा, तो यूरोपियन कमीशन के द्वारा किया जाता है। और ESA जो है ये यूरोपियन एनवायरनमेंट एजेंसी के सपोर्ट के लिए भी काम करती है। यूरोपियन यूनियन है एक, उसकी अलग अलग एजेंसी है, उसका अपना एक स्पेस विंग है, उसका अपना एक क्या है, तो ग्लोबल मॉनिटरिंग फॉर एनवायरनमेंट सिक्योरिटी नामक संस्था है, जिसको बाद में नाम दे दिया है कोपरनिकस इमरजेंसी सर्विस, और उसी के द्वारा उपयोग किया गया अभी। अब इस प्रोजेक्ट कोपरनिकस के तहत जो इमरजेंसी सर्विस है, जिसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है इमरजेंसी मैनेजमेंट सर्विस। इसको लॉन्च किया गया 2012 में, इसको शुरू किया गया दरअसल 2012 में शुरू किया गया। प्रोजेक्ट कोपरनिकस जो है ग्लोबल मॉनिटरिंग फॉर एनवायरनमेंट सर्विस, ये तो बहुत पहले शुरू हुआ 1998 के आसपास, लेकिन इसी के तहत में इमरजेंसी के लिए रिस्पांस सर्विस जो शुरू किया गया वो 2012 में शुरू किया गया। और इसमें किन किन चीज़ों को लेकर ये काम करता है, तो ये कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ नेचुरल डिजास्टर हो, मैन मेड इमरजेंसी क्राइसिस हो, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। किसके लिए, तो आपदा प्रबंधन में निपटने के लिए। एक आपदा था दरअसल में, ये बहुत डेंस, आपको फॉग दिख रहा है, ये इलाका जहाँ पर ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ हिली एरिया था पूरा, बहुत डेंस फॉग की स्थिति थी, तो वहाँ पर ट्रैक करने में भी बहुत ज़्यादा समय लग रहा था। राष्ट्रपति की मृत्यु हुई, लेकिन ट्रैक करने में उनको 12 घंटे से ज़्यादा का समय लग गया इस हेलीकॉप्टर को क्रैश साइट पर ढूंढने के लिए, इतना ख़राब वेदर वहाँ पर था।
उसी समय ये काम आया कोपरनिकस जो सिस्टम है, और किसका है तो EU का बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अगला इसके स्टेप दिए हुए हैं किस प्रकार से ये काम करता है, तो वो आपको जानना ज़रूरी नहीं है। इसके बारे में आपसे PT एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा या मेंस में आप इसका रेफरेंस देकर बता सकते हैं कि हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इन्वायरमेंट से जुड़े हुए या आपदा से जुड़े हुए इमरजेंसी सर्विस के तौर पर इसको उपयोग किया जाता है, और बड़ा ही शानदार सा टेक्नोलॉजी इसको माना जाता है, जिसमें सैटेलाइट से लेकर ग्राउंड डेटा तक का सभी का उपयोग किया जाता है। तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। सेंटिनल्स क्या था, तो सेट ऑफ सैटेलाइट था जिसका इसमें उपयोग किया जाता है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला PT फैक्ट देखिए क्या है। देखिए अगला है कि क्या है इसका नाम, तो इसका नाम है पाकसैट MM1। हाल ही में चर्चा में रहा। क्या है ये, तो ये पाकिस्तान का एक सैटेलाइट है जो चीन की मदद से जिसको लॉन्च किया गया है। ये पाकिस्तान के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो सिंजियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर जो है XSLC सिंजियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर चीन में, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया, और ये पाकिस्तान की मदद के लिए उन्होंने लॉन्च किया, जिसका नाम है पाकसैट MM1। ये हाल ही में चर्चा में रहा। ये क्या है, तो ये पाकिस्तान का एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर बनाया गया एक सैटेलाइट है जो उसको मदद करेगा डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने में अपने देश को। तो इसको बस PT फैक्ट के तौर पर ध्यान रखिएगा। और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।